हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। यह चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख लेना। उसे देखने के बाद आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में हम बेसिकली रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, अणुभार और मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे, और साथ में चैप्टर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था, उस टॉपिक को भी आज ही हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये चार्ट लिख लेना है, इस चार्ट को अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि इस चार्ट में दिए गए आयनों के संकेतों के द्वारा ही यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाए जाएंगे। इसमें धनायन, ऋणायन और बहुपरमाणु आयनों के बारे में, उनके संकेतों के बारे में लिख दिया गया है। देखिए, इनमें डिटेल में हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर की वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु पर धनायन कब आता है, धनात्मक आवेश कब आता है और ऋणात्मक आवेश कब आता है। फिलहाल हमें केवल इतना समझ लेना है कि यदि किसी भी आयन पर धनात्मक चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस परमाणु ने उतनी ही संख्या में, जितने प्लस हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, और अगर ऋणात्मक चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। देखिए, आगे हम समझते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अर्थात इससे हमें यह पता चलेगा कि जो भी यौगिक हमारा बना है उस यौगिक के अणु में कुल कितने परमाणु हैं या कितने परमाणुओं से यौगिक बना है और वो किस अनुपात और कितनी संख्या में है। ये रासायनिक सूत्र होगा। रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र, नंबर 2 अणु सूत्र। देखिए, इनके बारे में डिटेल में हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। फिलहाल में हमें केवल ये समझ लेना है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं और अणु सूत्र क्या होते हैं। देखिए, मूलानुपाती सूत्र से तो हमें यह पता चलेगा कि यौगिक जिन परमाणु से मिलकर बना है वे परमाणु किस अनुपात में है, और अणु सूत्र से हमें यह पता चलेगा कि यौगिक का अणु कुल कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें हमें परमाणु की कुल संख्या का पता चलेगा और इसमें परमाणु किस अनुपात में हैं इस बात का पता चलेगा। आगे हम समझते हैं, कुछ मैंने इसमें यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे हैं, इन्हें मैं बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये चौथे नंबर पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, जिसका फार्मूला Al2NO3 थ्राइस दिया हुआ है। इसमें Al के साथ 2 नहीं आएगा, ये AlNO3 थ्राइस है। अब समझते हैं हम कि यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो धनात्मक भाग है यौगिक का, जो भी धनात्मक भाग है वो पहले लिखा जाएगा और जो ऋणात्मक भाग है वो बाद में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें धनात्मक भाग बाद में लिखा जाता है और ऋणात्मक भाग पहले। उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें आयन लिख लेने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, इस पर 2+ चार्ज होता है, और फिर लिखेंगे क्लोरीन, इस पर 1-। कोई भी यौगिक जब बनेगा वो तभी आप बनेगा जब उसमें उपस्थित परमाणुओं का आवेश बराबर हो जाए, यानी जितना प्लस है उतना ही सामने वाले पर माइनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2+ है लेकिन इसके पास केवल 1- है। इसे इक्वल करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। क्लोरीन के ऊपर 1- है तो 1 लिख लीजिए, और यहाँ 2+ है तो यहाँ 2 लिख लीजिए, और इसकी क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 के Mg में और 2 के Cl में। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा MgCl2। और जब भी हम नाम लिखेंगे हमेशा धनात्मक भाग का नाम पहले ही लिखा जाता है, चाहे ये बाद में हो या पहले हो, और जो ऋणात्मक भाग है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो नाम आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से हम कैल्शियम कार्बोनेट का भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और कार्बोनेट पर 2- चार्ज होता है। यहाँ दोनों इक्वल हैं, 2 और ये भी 2। ध्यान रखें, जब भी दोनों भागों पर बराबर आवेश आ जाए, चाहे 1-1 हो, 2-2 हो या 3-3 हो, तो हमें क्रॉस गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डायरेक्ट हम धनात्मक ऋणात्मक भाग को एक साथ लिखकर यौगिक का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो अब ये यौगिक का रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए, कैल्शियम पर 2 धनात्मक आवेश है और हाइड्रोक्साइड पर 1। इसके नीचे 1 लिखो और इसके नीचे 2, क्रॉस गुना करेंगे। Ca 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब यहाँ 2 की गुना करेंगे तो हमें इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट OH, तब ट्वाइस लिखेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि दोनों में ही गुना कर देते हैं। दोनों में गुना नहीं करनी है हमें जो दूसरा हिस्सा दिया हुआ है ऋणात्मक भाग, उसको पूरे को ब्रैकेट में लो और फिर क्रॉस गुना कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से और भी काफ़ी यौगिकों के सूत्र लिखे जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके हर प्रकार के यौगिक के रासायनिक सूत्र लिख सकते हो। कुछ और भी मैंने इसमें दिए हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। देखिए, सोडियम पर 1+ आयन होता है और कार्बोनेट पर 2-। हमें इस संख्या की गुना यहाँ कर देनी है और 1 की इधर, तो ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को लेंगे। एल्यूमिनियम पर 3+ आयन होता है और सल्फेट पर 2-। 2 की गुना एल्यूमिनियम में Al2 और 3 की SO4 में। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि 3 चौक 12, नहीं, SO4 को ब्रैकेट में लेना है, जैसे कि यहाँ लिया है, और तब इसका थ्राइस हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने अभी बताया है, अमोनियम सल्फेट, इसमें देखिए अमोनियम पर 1+ है, सल्फेट पर 2-, तो 2 की गुना इधर। यहाँ भी हमें ऐसा नहीं करना कि 2 चौक 8, नहीं, इसे ब्रैकेट में लेंगे हम, तो इस धनात्मक हिस्से को ब्रैकेट में लिया, ट्वाइस हो गया, और SO4, इसका नाम होगा, धनात्मक भाग का नाम पहले लिखेंगे अमोनियम और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में सल्फेट। तो इस प्रकार से हम काफ़ी रासायनिक सूत्र आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, जितने भी रासायनिक सूत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा बना लीजिए। अगर किसी का रासायनिक सूत्र आप पर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। अब हम समझेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि हम अणुभार के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। अणुभार या आणविक द्रव्यमान, किसी भी तत्व यौगिक का अणुभार उसके एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। परमाणु भार का भी एक चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आएंगे, अगर आपको अणुभार निकालने के सवाल आएंगे तो उन सवालों में परमाणु भार दिया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो आप याद कर लेना, जिससे आपको सवाल सोल्व करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ 2 सवाल दिए हैं, इन 2 सवालों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कैल्शियम क्लोराइड और एक है सोडियम सल्फेट, इनका अणुभार ज्ञात करना है। ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उस अणु को लिख लीजिए जिसका भी हमें अणुभार निकालना है। अब इसमें देखिए कि कितने परमाणु हैं। कैल्शियम का केवल 1 परमाणु है और कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है, प्लस अब क्लोरीन देखने कितने हैं, यहाँ 2 हैं और एक क्लोरीन का 35.5। इनको कैलकुलेट कीजिए, 40 आएगा और 35 दूनी 70, 2 पंजे 10, 71 हो जाएगा। इनको ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट का करेंगे हम पहले देखेंगे कि सोडियम के कुल कितने परमाणु हैं। 2 परमाणु हैं, सोडियम के 2 परमाणु हैं और एक सोडियम परमाणु का परमाणु भार 23 होता है, प्लस सल्फर एक ही है और एक सल्फर का 32 होता है। अब फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इनकी गुणा करके इन सबको हम जोड़ देंगे, आसानी से हमारा अणुभार निकल जाएगा। इसी के अलावा किसी भी यौगिक का अणुभार हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें केवल ये याद होना चाहिए कि उस यौगिक के में जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या क्या है। H2O जल का अणु है। जल के अणु का अगर अणुभार निकालना है तो ये भी बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है।
प्लस ऑक्सीजन का एक ही है और इसका 16। 2 एकम 2, 16 एकम 16, 2 18, तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 18। तो इस प्रकार से हम अनेकों प्रश्नों के हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोलों की संख्या क्या होती है। देखिए, पहले तो आपको फार्मूला लिख लेना है कि मोल क्या होता है। मोलों की संख्या बराबर होती है भार ग्राम में और बटे में अणुभार। भार किसका लेंगे ये समझना है। जिस भी पदार्थ का हमें मोलों की संख्या निकालनी है उसी पदार्थ का भार होना चाहिए और उसी का ही अणुभार होना चाहिए। अब देखिए, अब हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। सवाल है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसके? अमोनिया के मोलों की संख्या। देखिए, अमोनिया का भार दे रखा है 1.7 ग्राम। हमें अणुभार की आवश्यकता है। अणुभार निकालना मैंने अभी बताया कि NH3 का अणुभार किस प्रकार निकालेंगे, जैसे पीछे बताया था मैंने। नाइट्रोजन 1 है और एक नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन का 1। जब इन्हें गुना करके जोड़ेंगे तो ये हमारा 17 आ जाएगा। अणुभार भी निकल गया और भार भी हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? हमें फार्मूला लिखना है अब कि मोल बराबर किसके होते हैं? भार जो कि 1.7 ग्राम के दिया हुआ है बटे अणुभार जो 17 आया है। इसे जब डिवाइड करोगे तो इसका मान 0.1 आ जाएगा, यानी कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या 0.1 होगी। इसके अलावा और कोई भी सवाल अगर आते हैं आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। सिर्फ हमें भार चाहिए ग्राम में और जिसके भी मोलों की संख्या निकालनी है उसका हमें अणुभार निकालना होगा। फिर हम फार्मूले में जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आई हैं उन्हें पुटअप कर देंगे और आसानी से हम उत्तर निकाल लेंगे। अब हम समझते हैं कि आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। देखिए, वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने अनेकों बार प्रयोग किए और अनेकों बार प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या निश्चित होती है, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो या इसके अलावा कुछ भी। किसी भी पदार्थ के में एक मोल में कणों की संख्या बराबर आएगी। इसका मान 6.22 गुना 10⁻23 होता है, जो हर किसी के लिए फिक्स है। इसे ही आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी एक मोल में अगर प्रश्न यह आए कि एक मोल में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में 6.22 गुना 10⁻23 अणुओं की संख्या होती है। इसे N0 से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, अनेकों बार पूछा गया है कि NTP पर, यानी कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप व दाब पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है। तो ये याद रख लेना हमें, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब हम एक सवाल के माध्यम से अणुओं की संख्या को समझेंगे। देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है कि 4.4 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने अणु हैं। देखिए, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी अनिवार्य है। आवोगाद्रो संख्या जो मैंने अभी ऊपर समझाया है उसके अनुसार एक मोल में अणुओं की संख्या 6.22 गुना 10⁻23 होती है, जो कि फिक्स है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मोलों की संख्या, वो भी किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो सोल्व करेंगे। देखिए, भार कितना दिया हुआ है? 4.4 ग्राम। आप साथ साथ इसे नोट करते रहना। अब हमें ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणुभार की। तो अणुभार कैसे निकलेगा? देखिए, कार्बन 1 है और एक कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होती है, प्लस ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन की 16। इन्हें हमें हल करना है। 16 दूनी 32 और 12 44। अब हमारे पास भार भी है और अणुभार भी। अब पहले हम निकालेंगे मोलों की संख्या। मोल बराबर होते हैं भार 4.4 बटे अणुभार जो कि 44 आया। इसे हम सोल्व करेंगे, इसका मान 0.1 आ जाएगा। यानी कि 4.4 ग्राम में CO2 के मोलों की संख्या 0.1 आ गई है।
अब देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में कुल जो कण होते हैं वो 6.22 गुना 10⁻23 होते हैं। लेकिन हमारे पास मोलों की संख्या तो केवल 0.1 आई है CO2 में। तो अब हमें 0.1 मोल में CO2 के अणुओं की संख्या निकालनी है। CO2 के अणुओं की संख्या, तो देखिए समझना ध्यान से, 0.21 में गुना कर दीजिए, 6.22 गुना 10⁻23 गुना 0.1, पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 1 0 आ जाएगा, इससे एक घात कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा हमारा मान 6.22 गुना 10⁻22, यानी कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या 6.22 गुना 10⁻22 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी कोई सवाल आता है तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर हम उसके माध्यम से अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, अब मैंने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है, जो मैक्सिमम टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक ये नया टॉपिक हम समझाएंगे मिश्र धातु का, कि आखिर मिश्र धातु क्या होती है। ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, वो चैप्टर 2 की वीडियो में छूट गया था। आज हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल में मैंने इसे बताया था, पीतल का एग्जाम्पल दिया था कि पीतल एक मिश्र धातु है, इसे समांगी मिश्रण के उदाहरण में लिया जाता है। अब देखिए, मिश्र धातु बनती कब है, कैसे बनती है। यदि हम 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में, यानी कि इतना गर्म करके वे लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और फिर उन दोनों को आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए अगर ठंडा करें तो एक ठोस धातु प्राप्त होगी, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कि पीतल, कांसा आदि। देखिए, मिश्र धातु ये तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैंने केवल ये 4 मिश्र धातुएं ली हैं, इन्हें आपको समझ लेना है। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते के मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन, तार, वाद्य यंत्र या सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है, इसके भी उपयोग लिखे हुए हैं, सोल्डर के भी। और स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। तो आप इन्हें लिख लेना, इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर दोगे। अब हम समझेंगे कि जो मिश्र धातु होते हैं उनके विशिष्ट गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला गुण तो ये है कि मिश्र धातु के भौतिक और धात्विक गुण अपनी मूल धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, काफ़ी मात्रा में अलग होते हैं और उनसे अच्छे और श्रेष्ठ भी होते हैं। दूसरा ये, मिश्र धातुएं प्राय मूल धातुओं से ज़्यादा कठोर होती हैं। देखिए, शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, ये इतना मुलायम होता है कि इससे हम आसानी से वो आभूषण नहीं बना सकते। तो इसमें यदि हम थोड़ी मात्रा कॉपर की मिला दें तो यह कठोर हो जाता है, सोना कठोर हो जाएगा, जिससे हम उनसे आसानी से ही आभूषण बना लेते हैं। देखिए, सोने को मापने की इकाई कई बार पूछी गई है सवाल में कि सोने के मापन की इकाई क्या है। सोने के मापन की इकाई कैरेट है, कैरेट। और 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध पाया जाता है। यानी अगर 100% शुद्ध सोना है तो वो 24 कैरेट होगा। लेकिन जो आभूषण हम यूज करते हैं वो 22 कैरेट होता है, उसमें शुद्ध सोना 22 कैरेट होता है। 2 कैरेट मानो तो अन्य किसी पदार्थ को मिलाया जाता है, जैसे कि इसमें कॉपर मिलाने के बाद इसे कठोर बनाया गया है। मिश्र धातुओं का वायु और नमी के कारण क्षरण भी नहीं होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्षरण क्या होता है। हम लोहा या लोहे से बनी हुई और भी कोई वस्तु हो, उन्हें नमी में खुले में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो हम क्या देखते हैं कि उस पर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है और रेत सा झड़ने लगता है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये जो परत जमी है वो धीरे धीरे धातु को नष्ट करना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को ही हम धातु का क्षरण कहते हैं।
लेकिन मिश्र धातुओं का क्षरण नमी या वायु में नहीं होता। अगर लोहे में क्रोमियम और निकल मिला दें तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, इस पर जंग नहीं लगता। तो देखिए, आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।